Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Vidigya After College. As you know, CLAT 2026 is just around the corner. So, it is very much important that you know the most relevant Supreme Court cases of 2025. That's why we are bringing for you this series जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी 2025 के relevant judgments है वो और उसके साथ you can get the PPD for the same. So, let's start with the discussion. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट मैटर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई वाइफ वॉइड मैरिज में है कि इफ देयर इज अ वाइफ ऑफ अ वॉइड मैरिज तो क्या इनको मेंटेनेंस मिल सकता है क्या कैन अ वाइफ ऑफ अ वॉइड मैरिज क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे 24 और 25 है क्या। बट क्या कोई भी वाइफ अगर वॉइड मैरिज में है क्या वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस को। ठीक है, सो दिस वाज द केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर। तो ये जो मैटर था ये 3 जज बेंच ने डिसाइड किया। बिफोर दिस केस वेरियस डिवीजन बेंच केसेस हैव बीन डिसाइडेड जिन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज दिए कि इन्होंने सम जजमेंट्स said that the wife of such void marriages is entitled to get maintenance under section 24 and 25, but certain cases said that she is not entitled because the marriage is void, therefore there is no legality with respect to the marriage, तो कोई भी maintenance benefits नहीं मिलने चाहिए. So there were contrasting views. So here in this case the Supreme Court settled the matter by a larger bench decision. See, the facts अगर देखोगे तो सुखदेव सिंह and सुखबीर कौर were married, but after the marriage the husband came to know that the wife is already married. तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि अगर कोई भी स्पाउस किसी भी स्पाउस का अगर कोई लिविंग स्पाउस प्रेजेंट है तो वो मैरिज कैसी होती है, वॉइड होती है। ये जब आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हो तो पता होता है कि अगर कोई भी हिंदू को अगर मैरिज करनी है द पार्टनर शुड नॉट बी हैविंग अ लिविंग स्पाउस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज. सो इफ द वाइफ ऑलरेडी हैज अ स्पाउस लिविंग तो ये जो मैरिज होगी बिटवीन दिस पर्सन वुड बी वॉइड एज पर जो सेक्शन 5 में जो कंडीशन है और सेक्शन 11 ऑफ द एचए में है प्रोवाइड्स दैट सच मैरिज वुड बी void. So in this case also the husband finds that the wife was already married and that husband is living at the time of marriage. See, Sukhdev Singh and Sukhbir were married in 2012 but later it was discovered that wife अर्लियर मैरिज वॉज स्टिल लीगली वैलिड. तो अगर किसी की पहले से ही वैलिड मैरिज सब्सिस्टिंग है तो शी कैन नॉट मैरी अगेन, making her subsequent marriage to Sukhdev Singh void under section 11 of the HMA. Now the trial court declared the marriage null and void. तो यहाँ पे the husband got a declaration with respect to nullity of this marriage क्योंकि ये क्या है void marriage है तो उन्होंने इस marriage को null and void declare करा दिया. Despite the void marriage, Sukhbir Kaur sought permanent alimony and interim maintenance. तो यहाँ पे जब हस्बैंड ने इस मैरिज के रिस्पेक्ट में डिक्री ली विद रिस्पेक्ट टू द नलिटी तो यहाँ पे वाइफ क्लेम कर रही है कि जो प्रोसीडिंग के दौरान ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग शी शुड बी इंटाइटल्ड फॉर इंटरिम मेंटेनेंस एंड आफ्टर दैट आफ्टर द डिक्री उनको परमानेंट एलिमिनी मिलनी चाहिए एज पर 24 एंड 25. 24 ऑफ द एचएमए टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स एंड 25 टॉक्स अबाउट की परमानेंट एलिमिनी आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिक्री. ठीक है, इश्यूज क्या थे, वेदर अ स्पाउस ऑफ मैरिज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट अंडर सेक्शन 11 कि जिस जैसा हमारे केस में भी हुआ है कि यहाँ पे वॉइड मैरिज थी उसके रिस्पेक्ट में डिग्री ऑफ नलिटी ले ली एज इज इंटाइटल्ड टू परमानेंट एलिमिनी एंड मेंटेनेंस अंडर 25 ऑफ द एक्ट. यहाँ पे परमानेंट एलिमिनी मिल सकती है क्या विद रिस्पेक्ट टू अ वाइफ ऑफ अ वॉइड मैरिज आफ्टर गेटिंग द डिग्री ऑफ नलिटी. नेक्स्ट, whether in a petition filed seeking a declaration under section 11 of the HMA, a spouse is entitled to seek maintenance pendenti light. कि यहाँ पे क्या बोल रहा है pendenti light कि during the proceedings can the spouse claim maintenance from the other person.
under section 24 or not. So here basically the matter was with respect to the application of 24 and 25 with respect to void marriages. तो यहाँ पे अगर प्रोविजन देखें कि सेक्शन 5 ऑफ एच में अगर आपने डिस्कस किया होगा तो इट प्रोवाइड्स फॉर अ वैलिड मैरिज, वैलिड हिंदू मैरिज क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होनी चाहिए कि अगर दो हिंदू पर्संस को मैरिज करनी है तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज की जो फर्स्ट कंडीशन ही होती है उसमें क्या है, इफ द पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड to any other Hindu person, both should not, any person should not be having a living spouse at the time of marriage. तो उस कंडीशन में जैसे हम बोल रहे हैं बाइगेमी हमने प्रोहिबिट की गई है और मोनोगैमी का रूल लगाया है तो उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं. नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ मैरिज आप जो कैपेबिलिटी बोल रहे हैं. नेक्स्ट, द एज विथ रिस्पेक्ट टू ब्राइड एंड ग्रूम हमने बोला कि 18 और 21 होना चाहिए. नेक्स्ट कि डिग्री प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं आना चाहिए और कोई भी सपिंडा नहीं होना चाहिए अनलेस द कस्टम्स अलाउ देम. तो ये हमारी 5 कंडीशंस होती है जिसको हम देखते हैं फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज. अब ये जो कंडीशंस है सेक्शन 5 में जो डिफरेंट कंडीशंस है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखो सेक्शन 11 प्रोवाइड्स की कौन कौन सी कंडीशंस के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि वॉइड मैरिजेस हो जाएगी. सी सेक्शन 11, any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void and may on a petition presented by either party thereto against the other party be so declared by decree of nullity. तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रही है, एक डिक्री ऑफ नलिटी मिल रही है कि अगर सपोज द पर्सन्स आर इन अ void marriage, any of the person can get a can file a petition and get a decree of nullity, मतलब डिक्री पास हो रही है. ठीक है, if it contravenes any one of the conditions specified in clause 1, 4 and 5. तो अभी जो हम क्लॉज 1 देखे जहां पे लिखा था कि एनी पर्सन शुड नॉट बी हैविंग अ लिविंग स्पाउस प्रेजेंट, तो अगर उस कंडीशन को अगर कोई भी ब्रीच हो रहा है तो दैट मैरिज वुड बी वॉइड मैरिज जिसके रिस्पेक्ट में आप डिग्री ऑफ नलिटी ले सकते हो. तो सेम वाज द केस हियर कि जो पर्सन है जो वाइफ है उनका ऑलरेडी एक वैलिड मैरिज थी तो अदर पर्सन ने क्या किया, डिग्री ऑफ नलिटी के लिए अप्लाई कर दिया एंड ही गॉट द डिग्री ऑफ नलिटी. देन सेक्शन 24 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है विद रिस्पेक्ट टू एचएमए उसमें आपको ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स मेंटेनेंस मिल सकता है. मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स वेयर इन एनी प्रोसीडिंग्स, क्या लिख रहा है, एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट आइदर द वाइफ और द हस्बैंड. तो यहाँ पे क्या है, हर हस्बैंड के रिस्पेक्ट में भी और वाइफ के रिस्पेक्ट में भी ये मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट का ऑप्शन हो सकता है. और क्या बोल रहा है, एनी प्रोसीडिंग्स, तो यहाँ पे एनी प्रोसीडिंग्स क्या यहाँ पे पिटीशन फॉर गेटिंग अ डिग्री ऑफ नलिटी भी इंक्लूड करेगा क्या, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceedings, it may, on the application of the wife or husband, order the respondent to pay the petitioner that expenses of the proceedings and monthly during the proceeding such sum as having regard to the petitioner's own income and the income of the respondent it may seem to द कोर्ट टू बी रीजनेबल. तो यहाँ पे रीजनेबल मेंटेनेंस मिल सकता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ये देखते हुए कि क्या जो पिटिशनर है उनकी क्या कंडीशन है और जो रिस्पोंडेंट है उनकी क्या कंडीशन है, उन दोनों को देखते हुए यहाँ पे डिसाइड किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स आपको एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड योर मेंटेनेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ठीक है, सो ये बोल रहा है 24 की प्रोसीडिंग्स कैसे बोल रही है, एनी प्रोसीडिंग्स अंडर एचएमए. तो यहाँ पे सेक्शन 11 की प्रोसीडिंग्स भी इंक्लूडेड होगी क्या. नेक्स्ट सेक्शन 25 परमानेंट एलिमिनी एंड मेंटेनेंस के रिस्पेक्ट में एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन अंडर दिस एक्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री, ये भी क्या बोल रहा है, पासिंग एनी डिक्री. अभी हमने सेक्शन 11 में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्री ऑफ नलिटी, मतलब यहाँ पे भी एक डिक्री तो पास हो रही है. तो जो सेक्शन 25 है जहां पे हम बोल रहे हैं कि अगर प्रोसीडिंग्स होने के बाद में देयर इज अ पासिंग ऑफ एनी डिक्री और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट फॉर द पर्पस ऑफ आइदर द वाइफ और हस्बैंड एज द केस में बी ऑर्डर दैट द रिस्पोंडेंट शैल पे टू द एप्लीकेंट for her or his maintenance and support such gross sum और मंथली और पीरियोडिकल सम. तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, परमानेंट एलिमनी हो गया या फिर आपका मंथली मेंटेनेंस हो गया या फिर आपका मेंटेनेंस पीरियोडिकल हो गया. तो उस केस में वाइफ हो या हस्बैंड हो जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी डिक्री पास हुई है वो ये क्लेम कर सकता है. तो यहाँ पे जो एनी डिक्री है क्या ये डिक्री ऑफ नलिटी को भी इंक्लूड करेगा, दिस वॉज द क्वेश्चन. For a term not exceeding the life of the applicant as having regard to the respondent's own income and other property. So क्या क्या conditions के ऊपर ये देख सकते हैं. तो here the main matter was कि ये जो any decree है does it include the section 11 decree also or not.
ठीक है। सो हाउ कोर्ट डिस्कस दिस मैटर, तो जैसे हमने बोला था कि देयर वर कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज बिफोर दिस, तो डिविजन बेंच के बहुत अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज थे विद रिस्पेक्ट टू दिस मैटर. सम सेड दैट it should be allowed and some said that it should not be allowed. So here certain cases are mentioned. The division bench referred the legal question to a three judge bench. So here in this case Sukhdev Singh versus Sukhbir Kaur, सबसे पहले ये मैटर किसके पास गया, डिवीजन बेंच के पास गया. Seeing this that there are many contrasting views of the division bench, the case was referred to a larger bench. The larger bench observed that the decree referred in section 25 of the एक्ट, जो अभी हमने देखा कि पासिंग एनी डिक्री इज द डिक्री एज कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 23 विच हैज द टाइटल डिक्री इन प्रोसीडिंग, कि यहाँ पे जो 25 में हमने डिक्री देखा उसका रेफरेंस कहाँ है, आपको 23 में भी मिलेगा, जहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, डिक्री इन प्रोसीडिंग्स. ऑन प्लेन रीडिंग देयर टू द डिक्री कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 23 इज अ डिक्री ग्रांटिंग रिलीफ अंडर द 1955, कि यहाँ पे जो भी डिक्री आपको कोई रिलीफ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है. Section 23 deals with only the decrees granting relief under section 9 to 13. तो 9 से लेके 13 में 9 क्या हो गया कि आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो गया, फिर जुडिशियल सेपरेशन, डिक्री ऑफ, फिर डिवोर्स हो गया, फिर यहाँ पे 11 में आपका नलिटी का हो गया, अनलमेंट का हो गया, 12 में, 13 में आपको डिवोर्सेस हो गए. तो ये क्या है, डिक्रीज जो आपको रिलीफ प्रोवाइड कर रही है. तो उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई भी डिक्री हो रही है तो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं फॉर द डिक्रीज. तो यहाँ पे डिक्री ऑफ नलिटी भी एक रिलीफ है क्या. Considering the language employed in section 23, the decrees in proceedings will not include decision dismissing the petitions seeking relief under section 9 to 13. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर डिक्री पास हुई है तभी हम उसको सेक्शन 23 में इंक्लूड करेंगे. बट अगर सपोज केस लगाया विथ रिस्पेक्ट टू डिवोर्स बट वो डिसमिस हो गया, तो यहाँ पे जो आपका डिसमिसल ऑफ द सूट है, डिसमिसल ऑफ द पिटीशन है, क्या उसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं. हम बोल रहे हैं नहीं, कि अगर रिलीफ मिलता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री मिलती है, डिवोर्स की डिक्री पास होती है, तभी हम उसको डिक्री अंडर सेक्शन 23 पास इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज डिसमिसल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. When a decree is sought under section 9 to 13 and is declined by the court, the remedy under section 18 of the हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट रिमेन्स अवेलेबल टू द वाइफ, कि अगर सपोज डिवोर्स नहीं हुआ, अगर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं मिला, या फिर सपोज नलिटी की डिक्री, कि अगर सपोज मैं क्लेम कर रहा हूं तो जो मैरिज है वो वॉइड थी और उसके बेसिस पे डिक्री ऑफ नलिटी क्लेम कर रहा हूं, बट द कोर्ट डिसाइडेड दैट दिस मैरिज वाज नॉट वॉइड मैरिज, और उसके रिस्पेक्ट में मुझे डिक्री ऑफ नलिटी पास नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या कोई क्लेम ले सकती है वाइफ अगेंस्ट मी अंडर सेक्शन 25. तो हम बोल रहे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन 23 में जो डिक्रीज इन प्रोसीडिंग्स है उनका क्या है, जहां पे आपको कोई रिलीफ मिल रहा हो, यहाँ पे कोई रिलीफ विद रिस्पेक्ट टू डिक्री ऑफ नलिटी नहीं मिला है, तो वाइफ इज ओनली इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 18 ऑफ हामा, section 80 of Hama. Next, even the remedy under section 125 of the CRPC or section 144 of the BNSS for कंटिन्यूज टू बी अवेलेबल. तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब भी कोई डिक्री मिलेगी आपको तभी आप 25 में रेमेडी ले सकते हो. अगर डिक्री पास नहीं हुई है, पिटिशन डिसमिस हो गई है, तो उसकी रेमेडी आप यहाँ पे 25 में क्लेम नहीं कर सकते हो. उसके लिए आपको मेंटेनेंस अगर क्लेम करना है तो आप कहाँ कर सकते हो, सेक्शन 18 ऑफ हामा में जा सकते हो, 125 में भी जा सकते हो. बट क्या आप 25 ऑफ HMA में जा सकते हो, क्या नहीं, जब तक डिक्री पास नहीं हो रही है, क्योंकि हमने सेक्शन 25 में क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री, तो मतलब डिक्री का पास होना जरूरी है, तभी आपको सेक्शन 25 में परमानेंट एलिमनी या फिर मंथली या फिर पीरियोडिकल मेंटेनेंस मिल सकता है. तो ये कंडीशन समझ में आई कि इफ द पर्सन, एक क्या हो सकता है कि मैंने पिटीशन लगाई विथ रिस्पेक्ट टू नलिटी और मुझे डिक्री मिल गई, ठीक है, या फिर डिवोर्स की पिटीशन लगाई और डिवोर्स की डिक्री मुझे मिल गई, बट अगर सपोज डिसमिसल हो गया, पिटीशन डिसमिस हो गई, तो क्या कोई पर्सन इस डिसमिसल के बेसिस के ऊपर 25 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है क्या. तो हम बोल रहे नहीं, अगर डिक्री मिलेगी तभी आप 25 में मेंटेनेंस ले सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या जरूरी है, एट द टाइम ऑफ passing of a decree or subsequent thereto आपको डिक्री होना जरूरी है. So this was the condition here. Next, while enacting section 25, the legislation has made no distinction between a decree of divorce and decree declaring marriage as nullity. तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो हमने समझ ली कि डिक्री होना जरूरी है जिसमें कोई रिलीफ मिले. उसके बाद में हम बोल रहे हैं क्या ये रिलीफ में डिक्री ऑफ नलिटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो हम बोलेंगे यस, क्योंकि 25 में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है कि एनी डिक्री, और यहाँ पे सेक्शन 11 क्या स्पेसिफाई कर रहा है,
डिक्री ऑफ नलिटी मिलती है विद रिस्पेक्ट टू वॉइड मैरिजेस, तो वो भी एक डिक्री है, तो इसको भी हम वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं अंडर 25। Therefore, on a plain reading of section 25, it will not be possible to exclude decree of nullity under section 11 from the purview of section 25 of the HMA. Next, in the case of Yamuna Bai versus Anant Rao, this court was dealing with the application of section 125 of the CRPC। कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन 25 ऑफ HMA की। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो भी वॉइड मैरिज की वाइफ है उनको मेंटेनेंस हर सेक्शंस में मिल सकता है, विच इज टॉकिंग अबाउट मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। कि अगर हम देखें यहाँ पे कि अभी हमने क्या देखा कि सेक्शन 18 ऑफ हामा में भी मेंटेनेंस मिल सकता है विथ रिस्पेक्ट टू अ वाइफ, वैलिड मैरिज की वाइफ को। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी या फिर 144 ऑफ बीएनएसएस, उसमें भी मेंटेनेंस मिल सकता है। और जो हम यहाँ बात कर रहे हैं सेक्शन 25 ऑफ एचएमए की, यहाँ पे भी मेंटेनेंस मिल सकता है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वैलिड मैरिजेस में जो वाइफ है उनको। बट हियर द मेंटेनेंस इज विद रिस्पेक्ट टू अ डिक्री, कि अगर डिक्री पास हुई है तो उस डिक्री के बेसिस के ऊपर जो भी स्पाउस है उनको मेंटेनेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे हम अलाउ कर रहे हैं कि जो वॉइड मैरिज में जो वाइफ है उनको भी मेंटेनेंस मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक डिक्री पास हुई है। बट हियर वी आर नॉट सेइंग दैट यू द वाइफ ऑफ वॉइड मैरिज वुड बी इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर CRPC and HAMA also. The question is only with respect to HMM 25 का, जहां पे डिक्री के बेसिस के ऊपर आप मेंटेनेंस या परमानेंट एलिमनी क्लेम कर रहे हो, और डिक्री में हम बोल रहे हैं कि डिक्री ऑफ नलिटी अंडर सेक्शन 12 भी इंक्लूडेड होगा। This court held that when a marriage of nullity by section 25 of the spouse of such marriage is not entitled to get the benefit of section 125, the remedy under 25 of HMA is completely different from the remedy of 125. It confers right on the spouse of the marriage declared as void under section 11 to claim maintenance from the other spouse, जो आपका 25 of HMA बोल रहा है। The remedy is available to both husband and wife। HMA हमने दोनों का देखा। The principle which applies to 125 CRPC cannot be applied to section 25 of HMA. The relief under 125 can be granted to wife, children and not husband। तो वहां पे स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू वाइफ हो गया, हस्बैंड हो गया, पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में आप 125 में देखते हो बेनिफिट। और वो कैसी समरी प्रोसीडिंग्स होती है, स्पीडियर रेमिडियर होती है, और वहां पे आपको इफेक्टिव मेंटेनेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, 125 एक इफेक्टिव स्पीडियर फास्ट रेमिडी एज कंपेयर टू 25, जहां पे आपका पूरी प्रोसीडिंग होने के बाद में आपको डिक्री मिलेगी, और उस डिक्री के बेसिस के ऊपर आप क्या ले सकते हो, परमानेंट एलिमनी या फिर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। सो दोनों का स्कोप बहुत डिफरेंट है। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 24, द कंडीशंस फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 24 आर क्या। 24 में हम क्या बोल रहे हैं, मेंटेनेंस पेंडेंटी राइट की जब प्रोसीडिंग्स चल रही है तब। तो अगर सपोज मैंने कोई प्रोसीडिंग्स फाइल करी है विद रिस्पेक्ट टू डिक्री ऑफ नलिटी, तो तब तो प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसके रिस्पेक्ट में क्या मुझे या फिर वाइफ को कोई भी मेंटेनेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग मिल सकता है क्या। तो उसकी कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी अ प्रोसीडिंग अंडर 120 अंडर 1995 एक्ट की एचएमए में कोई प्रोसीडिंग्स होना चाहिए। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू डिक्री ऑफ नलिटी के लिए मैं अगर पिटीशन फाइल कर रहा हूँ, सो इट वुड आल्सो बी अ प्रोसीडिंग, that proceeding is pending, and the court must come to a conclusion that either of the wife or the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceedings। तो यही दो कंडीशन है, एक प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, and with respect to the court is of the opinion that the petitioner or the applicant is not in a condition to support himself or herself during the proceedings। तो अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं दिख रहा है कि उसके बेसिस पे हम बोले कि वॉइड मैरिज का जो प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉइड मैरिज है आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे अंडर section 24। Even if prima facie the matrimonial court finds that the marriage between the parties is void or voidable, the court is not precluded from granting maintenance pendency light provided the condition mentioned above are satisfied। कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि जो प्रोसीडिंग्स है विद रिस्पेक्ट टू वॉइड मैरिजेस है, आप 24 का बेनिफिट उनको निगेट नहीं कर सकते हो। The grant of relief under 24 is discretionary. The section uses the word may। तो यहाँ पे जो section 24 में भी word क्या यूज है, may है, मतलब it is the discretion of the court to allow such maintenance pendency light or not। कि अगर suppose question of the
क्वेश्चन ऑफ द रिस्पोंडेंट हियर वाज कि अगर हमने ये अलाउ कर दिया कि सेक्शन 24 और 25 में अगर हमने मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट और परमानेंट एलिमनी को अलाउ कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वॉइड मैरिज, और वॉइड मैरिज में हम क्या बोलते हैं कि वॉइड मैरिज में क्या आ सकता है, इफ द पर्सन इज हैविंग लिविंग स्पाउस, अगर सपिंडास थे दोनों एक दूसरे के या फिर प्रोहिबिटेड डिग्रीज में थे, तो वॉइड मैरिज जब हो सकती है कि अगर सपोज कोई भी एक दूसरे के प्रोहिबिटेड रिलेशंस में थे या फिर सपिंडा थे, कि अगर सपोज ए है और उनके फादर है, अगर ये दोनों ही मैरिज कर लेते हैं, सो दिस मैरिज वुड बी वॉइड बिकॉज दे आर सपिंडा टू ईच अदर, कि एक डॉटर ने अपने फादर से अगर मैरिज की है, या फिर अगर सपोज एक सन ने एक ब्रदर ने अपने सिस्टर से मैरिज की है, तो ये भी क्या होगी, ये भी वॉइड मैरिजेस होगी। तो अगर ये ऐसी वॉइड मैरिज है और उसमें हम बोल रहे हैं कि वॉइड मैरिज में मेंटेनेंस अलाउ किया जा सकता है, तो ऐसी वॉइड मैरिज में भी क्या कोर्ट अलाउ कर देगी मेंटेनेंस, तो उसके रिस्पेक्ट में कोर्ट ने बोला है दिस इज अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी विच विद रिस्पेक्ट टू विच द कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन, कि कोर्ट क्या कर सकते हैं, मे अलाउ पेंडेंटी मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट और एलिमनी। तो यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। सो इफ द कंडीशंस आर सच, जो कि बहुत एब्सर्ड होगी, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट ये डिस्क्रिशन को यूज करके मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट को डिनाय भी कर सकती है। सी, while deciding the prayer for interim relief under Section 24, the court will always consider the conduct of the party seeking the relief. तो अगर conduct of the parties was such that they know that this marriage is void, और यहाँ पे उनका conduct explicitly शो कर रहा है, तो उस basis पे court क्या कर सकता है, deny भी कर सकता है कि conditions तो है, but this condition does not means that on the fulfillment of the condition the court has to give this relief. The court has the discretion to allow or not to allow on the basis of the conduct of the parties. ठीक है, तो ये समझ में आया। तो हम बोल रहे हैं अंडर सेक्शन 24 and 25 the spouses of a void marriage can claim maintenance pendency light or permanent alimony, but the court would have the discretion to allow or disallow it on the basis of the conduct of the parties. It rules that spouse of a void marriage is entitled to permanent alimony. तो यहाँ पे क्या है, spouse है, even if it is husband or wife, both have the right to get maintenance or maintenance pendency light under 24 and 25. Under 24 and 25, the object is to ensure financial justice and dignity regardless of the marriage validity. The decision emphasized fairness, gender justice, and individual dignity, and made clear that being in a void marriage should not be a ground to deny maintenance and financial support, particularly for women. तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है, एचएमए की बात कर रहा है। The court distinguished section 25 of HMA and 125 of CRPC or 144 of BNSS, stating that the former addresses substantive right arising from a void matrimonial relationship, with respect to contention that if maintenance is allowed in section 25, then marriage between daughter to her father would also attract maintenance। जो हम बात कर रहे थे कि कंडक्ट ऑफ द पार्टीज की, अगर सपोज कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज सच कि एक डॉटर ने फादर से या फिर ब्रदर ने सिस्टर से मैरिज कर ली, तो ये तो एक्सप्लिसिटली वॉइड दिख रही है, कि हमको पता चल रहा है ये वॉइड है ऑन द फेस ऑफ इट, क्या उस कंडीशन में भी हम मेंटेनेंस देंगे? तो हमने बोला कि डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। द कोर्ट इन दिस रिगार्ड स्पेसिफाइड दैट द ग्रांट ऑफ डिक्री अंडर सेक्शन 25 ऑफ HMA is discretionary if the conduct of the spouse who applies for maintenance is such that the said spouse is not entitled to discretionary relief. The court can always turn down the prayer for the ground of permanent alimony under section 25 of the act. तो यहाँ पे discretion of the court का use कर सकते हैं और उनको disallow भी कर सकते हैं with respect to this permanent alimony. Equitable consideration do apply when the court considers the prayer of maintenance under section 25. तो courts on the basis of discretion disallow भी कर सकते हैं on the basis of the conduct of the parties. बट क्या उनके पास राइट है? जनरली void marriage में जो भी स्पाउस है अंडर 25 और 24 ऑफ द HMA दे कैन क्लेम द राइट, क्योंकि वहां पे भी क्या लिखा है, एनी प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट और एनी डिक्री अंडर द एक्ट, तो उसमें हम डिक्री ऑफ नलिटी एज पर सेक्शन 11 को भी इंक्लूड करेंगे, और ये मैटर 3 जज बेंच ने सेटल किया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली लॉ केस। ओके, थैंक यू। सो ये था आज का जजमेंट। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। डाउनलोड द पीपीटी फॉर द सेम। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विदिज्ञ आफ्टर कॉलेज। बेस्ट ऑफ लक।